क्या आप इच्छुक हैं जानने के लिए भारतीय राज्यों की संस्कृति, पहनावे और खान पान के विषय में? મળે સૂરજો તારો મારો બને આપણો સૂર નિરાળો। तो आइए मेरे साथ रेडियो उड़ान पर हर बृहस्पतिवार रात 10 से 11 प्रोग्राम डेट विद अ स्टेट में। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान पर कॉल भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति मलिक और जैसे कि आप जानते हैं कि ये समय तो है डेट विद द स्टेट का, बट अगले सप्ताह रेडियो उड़ान का एजेंडा रिवाइज हो रहा है। तो आज के दिन मैं आपको ले चलती हूँ जितनी भी स्टेट्स हमने कवर की थी रेडियो उड़ान पर प्रोग्राम डेट विद द स्टेट में, और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज के बारे में हमने बात की उन सब के छोटे छोटे क्लिप्स मैं आपको सुनाऊंगी। तो एंजॉय कीजिए ये क्लिप्स। All 29 states and 7 union territories. सातवीं सदी से हमारा लिटरेचर पंजाबी का लगभग शुरू हो जाता है, कहने के क्रिटिक्स के मुताबिक 7वीं सदी से शुरू हो जाता है। जो हिंदी लिटरेचर को पढ़ने वाले लोग भी हैं उनको भी पता होगा कि जो सिद्धनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ, बद्रीनाथ, नागनाथ, जगन्नाथ, जलंधरनाथ, गोरखनाथ वगैरह 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 वगैरह, इन सब ने भी काफी कुछ पंजाबी में लिखा है। 2-3 दिन के लिए पंजाब विजिट किया था। ये फिरोजपुर में। ओके। तो फिरोजपुर जब मैं गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले मतलब वहाँ का जो कल्चर है और जो सतलज का इतना मीठा पानी, वो मतलब वो सतलज का पानी जितना भी पिए उतना मतलब कम ही लग रहा था उस समय। यहाँ का जो आर्किटेक्चर प्लान किया गया ना वो फ्रांस के थे, मिस्टर ली कार बोजियर के नाम था उनका, जिन्होंने इसका प्लानिंग की थी चंडीगढ़ की। पूरा एक आर्किटेक्चर तैयार किया था और ये 1956 के आसपास इसकी प्लानिंग शुरू हुई थी। तो यहाँ का जो एरिया है हमारा 114 वर्ग किलोमीटर का है स्क्वायर, और सेक्टर है ना, जो सेक्टरों की लंबाई 1400 मीटर है और चौड़ाई 800 के आसपास है। हट जा ताऊ, हट जा हट जा ताऊ, बोलूं तो मैं हिसारते ही हूँ, बाकी वो मेरी बेरानी था कि तेने यो कौनी बेरा कि सारे इंसान मुंह तो बोला कर, तू मेरे पहले बता देता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे हरियाणा की 2 ही चीज तो सबसे ज्यादा मशहूर है, एक यहाँ की बॉडी और एक यहाँ की होली। तो मेरा दोस्त बैठा था और उसकी वाइफ बैठी थी, तो मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ को बोला, भाई यार पानी पिला दे एक गिलास। अच्छा। अरे पानी पिलाऊं? अरे थारे प्यास लगी है, तने प्यास लगी है? बोला नहीं नहीं, मैंने तो वैसे मंगवा लिया, मैंने सोचा मेरा गला लीक हो रहा है, चेक करने को मंगवा रहा हूँ। जी वही है ना, एक औरत ने पूछा रहा भाई केले के भाव दिए हैं, भाई ने बोला 12 रुपए दर्जन। बोले कुछ कम दे दे। बोला ठीक है बहन, 12 रुपए के 9 ले जा तू। हिंदू मैथोलॉजी के बारे में बात करें, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी हरियाणा जो नाम है वो अपने आप में एक सजेस्ट करता है कि जहाँ पे हो हरि का आना जाना, वो है हरियाणा। कुरुक्षेत्र की वहाँ की एक तो जो विश्वविद्यालय है वहाँ का बहुत फेमस है, यूनिवर्सिटी जो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है। और कुरुक्षेत्र में आपको याद हो कि महाभारत युद्ध भी वहाँ पे हुआ था कौरव पांडवों का। जी। तो वहाँ पे पांडवों के कई सरोवर बने हैं, जैसे भीम सरोवर, इस तरह के उनके नाम भी वहाँ पे दे रखे हैं। हाँ,
हिमाचल के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हिमाचल इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जी बिल्कुल। जहाँ टेम्पल्स की लड़ियां लगी हुई हैं, लाखों हिसाब से टेम्पल्स हैं। हर 100 मीटर पे 50 मीटर पे आपको एक टेम्पल मिलेगा जी। और नैना देवी, यहाँ पर जो नवरात्रे होते हैं तो सारी बहनों के जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जब पार्वती माता सती हुई थी तो जो उनके शरीर के अंग गिरे थे जी, तो वो उन्हीं अंगों पर उनके नाम बने थे। जैसे नैना देवी का मंदिर है हिमाचल में और चीची माता का मंदिर है JNK में, तो इन 2 जगह पर हुआ था। और जहाँ तक खाने की, पहला जो तुमने गाना प्ले किया था जो सबसे पहले वाला, तो उसमें खुद में गाने के अंदर बताया गया था जो आकर्षण होता है सोन के महीने में हिमाचल में एक मेला लगता है चंबे में, जिसको बोलते हैं मिंजरा का मेला, मिंजरा दा मेला। तो वो बहुत बड़ा फेमस मेला होता है और यहाँ पर कोई भी एक बहुत बड़ा सिंगर आता है बॉलीवुड का लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा। और बाकी लोकल सिंगर्स होते हैं वहाँ पे। और हिमाचल का जो सिंगिंग स्टाइल है वो इनका जो ज्यादातर जो सॉन्ग्स होते हैं, एक कोई गद्दी होता है, पेडू लेके वो जा रहा होता है, बंसरी बजाता है एक पहाड़ पर बैठ के। तो इस तरह से उनका जो कल्चर है हिमाचल में, देखने वाली अगर चीजें हम देखें तो बहुत ज्यादा चीजें हिमाचल में हैं। कुल्लू मनाली हो और किसी ने भी हनीमून मनाना हो तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। इवन पंजाब में मैंने देखा है कि जितने भी कपल्स होते हैं या तो कुल्लू मनाली जाते हैं या फिर शिमला जाते हैं। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली रिलीजियस प्लेस तो है। ये मनी महेश का जो एक जगह है जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ये चंबे से थोड़ी आगे जाके है। यहाँ एक तरफ से हिमाचल का एंड भी बोल सकते हो, वहाँ पर सेब भी होते हैं। मनी महेश का जो टेम्पल है बहुत फेमस है और उसकी जो चढ़ाई है, जो हमने चलना होता है पहाड़ों पर, पैदल यात्रा करनी होती है। हालांकि जहाज फैसिलिटी है लेकिन लोग ज्यादातर पैदल चाहते हैं और बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। मैं शिमला में ही रहता हूँ और शिमला से लगभग 110 किलोमीटर रोहडू में रहता हूँ। मैडम, रोहडू एक ऐसी हिमाचल का एक ऐसा क्षेत्र है जो कि काफी दुर्गम एरिया में पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हिमाचल हिमांचल अर्थात हिमालय की गोद में बसा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हर प्रकार की जड़ी बूटियों का भंडारण है। यहाँ पर मैडम जैसे कई तरह के छोटे मोटे जुकाम बुखार वगैरह हो जाते हैं, यहाँ लोग कोई किसी तरह की दवाइयाँ का प्रयोग नहीं करते, बल्कि जो यहाँ पर पहाड़ों पर मिलने वाली जड़ी बूटियों का यूज करते हैं जी। और इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे दानिश जी ने और आपने अभी मंदिरों की बात की थी, यहाँ पर कहते हैं कि जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उनकी किसी न किसी रूप में यहाँ पर पूजा की जाती है। जैसे लोगों का बसेरा नहीं है, लोग दूर दूर रहते हैं, तो इस तरह से जो लोगों का कल्चर है वो अभी काफी डिफर है अलग देश से जी। जैसे यहाँ पर बलि प्रथा की काफी प्रचलन है। जैसे किसी के साथ कोई गलत हो जाता तो पहले डॉक्टर के पास कम, देवी देवताओं पर ज्यादा विश्वास करके चलेगा कि भाई शायद इससे मेरे को पुण्य मिल जाए या इससे मेरा जो रोग निवारण हो जाए। तो सर मैंने ये भी सुना है कि आप लोग छत पर जाते हैं और बर्फ इकट्ठी करते हैं और उसमें नमक डाल के उसे खाते हैं, इसका गोला बनाकर। क्या ये सच है? स्वर्ग है तो जम्मू कश्मीर है, इसको अर्थ में पैराडाइज ऑफ अर्थ ही कहा जाता है। तो मैं भी जानना चाहूंगा दानिश भाई, और जम्मू कश्मीर तो जैसा आपने शुरू में ही बता ही दिया था कि पर्यटन के क्षेत्र में यानी कि टूरिज्म के क्षेत्र में ये अपना विशेष महत्व रखता है। बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में विदेशी लोग आकर्षित हैं जम्मू कश्मीर की तरफ। तो बहुत अच्छा स्टेट में आपको घुमाएंगे, पूरा JNK की टूरिज्म आपको घुमाएंगे, आप नहीं गए हैं तो जी। और जम्मू जाते जाते आंवले के भी वृक्ष पाए जाते हैं जब माता वैष्णो के दर्शन के लिए श्रद्धालु भक्त जाते हैं। और अखरोट भी जम्मू में अखरोट के भी बढ़िया वृक्ष हैं। तो डल झील में सबसे जो एक खास बात है वहाँ के शिकारे, जो उसमें हम बैठ के डल झील पूरा घूमते हैं, बस पूरा एंजॉय होता है। और आपको बता दूं कि ये जो शिकारों का जिक्र कर रहे हैं, शिकारे लक्कड़ के बनाए गए बहुत होती हैं
लेकिन ये पूरे घर की तरह होती है, उसमें काफी लोग रह सकते हैं। नहीं, ये घर की तरह नहीं होती शिकारें। जो घर की तरह वो कह रहे हैं उसको हाउस बोट कहते हैं, जो एक तरह एक जो स्टिल रहती है, जो मूव नहीं करती। अच्छा। आपको पानी में बस एक जगह पे ले जाएंगे, वहां रोक देंगी आपको, बस वहीं पे आपको बस वहीं रखेंगे रात दिन, जितना आपका पैकेज होता है या कुछ भी होता है। अच्छा। जो शिकारे होते हैं वो आपको इधर से उधर, जैसे आपने कहीं जाना है, घूमने जाना है, तो वो आपको पानी की रास्ते से लेके जाएंगे आपको। जैसे कुछ और डल झील के अंदर एक नेहरू पार्क है, नेहरू पार्क, हाँ जी अंदर ही, और वहीं पे आप उतर के उससे घूम सकते हो। और उसी नेहरू पार्क के पास मार्केट भी है अंदर। तो सारा बर्फ के ऊपर ही बना हुआ है? नहीं, बर्फ के नहीं बता, जब वहाँ पे गर्मी होती है बर्फ, जब सर्दियाँ आती तो डल झील जम जाती है, आपको वहाँ पे चल के जाना पड़ता है। बिहार में तो बहुत कुछ फेमस है, जैसे कि वहाँ का लिट्टी चोखा बहुत लोगों ने सुना होगा कि वहाँ का क्विजीन जो मतलब व्यंजन ये बहुत लोग मतलब यहाँ का बहुत फेमस है। पटना में भी जो गंगा जी हैं वो पटना में मिलती हैं, इसलिए वहाँ पे काफी टूरिस्ट आते रहते हैं। देखो, बिहार को अगर लैंग्वेज बेस से देखा जाए जी, तो मगधी, अवधी, भोजपुरी 3 भाषाएं वहां बोली जाती है जी। और ये तीनों की तीनों भाषाएं हिंदी का अपभ्रंश रूप है, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है जी। और अगर हिस्टोरिकल दृष्टि से देखा जाए और घूमा जाए, तो मुझे बहुत मौका मिला है पटना में घूमने का। ओके। तो पटना ठीक बहुत कुछ चीज को छोड़ के, जैसे बुद्ध की मूर्ति एज इट इज है, या जो गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ जी, पटना साहब, उसको एज इट इज मेंटेन रखा गया है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास की याद दिलाता है। इसके बावजूद कि पूरा गुप्ता डायनेस्टी और दूसरी और डायनेस्टीज लगातार पटना का हिस्सा रही, और पटना एक जमाने में सेंट्रल पॉइंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन था। उसके अलावा अभी रिसेंटली सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय शुरू किया गया है जी। मैं मानता हूं कि पुरानी परंपराओं को जिंदा रखने का जो प्रयास है वो काफी आवश्यक भी है। हालांकि इस बात के बावजूद कि उसी नालंदा यूनिवर्सिटी को हमारे कुछ लोगों ने जो सह नहीं सकते थे चीजों को, उन्होंने अपने समय जला दिया जी। उसके अलावा मेरा ये मानना है कि बिहार की शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जो कम या ज्यादा मात्रा में इतिहास से जुड़ी हुई नहीं है। तो मैं तो नॉर्मली जब भी जाता हूँ तो ऐतिहासिक दृष्टि से चीजों को देखने के नाते जाता हूँ। और सबसे बड़ा फन ये है कि वहां से टहलते हुए बड़े प्यार से नेपाल जा सकते हैं। ओके। अगर इकोनॉमिकली देखोगे, जिसके बारे में बहुत लोग आमतौर पे पंजाब में चर्चा का रहता है कि ये लोग बड़े निकम्मे हैं या ढीले ढाले हैं, मेरा मानना ये है कि कुछ ऐसा मान लो जैसे इंग्लैंड के सामने इंडिया की स्थिति थी, एक कॉलोनी, तो हमने विद इन ए कंट्री कुछ कॉलोनीज डेवलप की हुई है जो जन से और इवन उनके यहाँ जो माइंस हैं उनसे भी, हालांकि अब बिहार 2 टुकड़ों में बढ़ गया तो माइन का वो पार्ट तो नहीं है, मिनरली उतना स्ट्रांग अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमने उनके ह्यूमन रिसोर्स प्लस मिनरल्स दोनों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि वो डेवलप नहीं हो पाया, और उनके रॉ मटेरियल से इंडिया का दूसरा हिस्सा मेड भी पंजाब, मेड भी गुजरात, महाराष्ट्र, वो डेवलप। तो आप कल्पना करो आज भी पंजाब के गांव के खेतों में बिहार का वर्कर काम कर रहा है। ये राजस्थानी का फेमस नृत्य है, जो कि मतलब कोई भी खुशी हो घर में, छोटी से छोटी भी, ये गाना और ये नृत्य कंपल्सरी करते ही करते हैं। जैसे पंजाब में भंगड़ा फेमस है, वैसे ही राजस्थान में घूमर फेमस है। शगुन माना जाता है लापसी को बनाना। लापसी मीठी
डिश है या नमकीन? हाँ, है? ये मीठी डिश है। इसको शगुन के तौर पे बनाया जाता है। कभी भी कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले जिस दिन शुरुआत करते हैं ये कंपल्सरी बनाते हैं, मतलब लास्ट। और बाकी वहाँ पर ना सब्जियाँ सीजन वाइज आती है, तो हर वक्त शहरों के जैसे हर वक्त वहाँ पे हरी सब्जियाँ नहीं मिलती, तो ज्यादा लोग सूखा सब्जी जो होती है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पर। ओके। जैसे गट्टे का साग, केसंगरी, चौली की सब्जी, राबड़ी, इस टाइप की सब्जियां होती है वहाँ पे, क्योंकि हर मौसम में हर सब्जी नहीं मिलती वहाँ पर। तो सर आज आप छत्तीसगढ़ के बारे में हमारे साथ थोड़ा बहुत टूरिज्म के बारे में पहले तो बातचीत करें। जी। पहाड़ी वगैरह वहाँ भी है। जहाँ तक मैं जानता हूँ टूरिज्म के बारे में, मैं कैंपस से शुरुआत करता हूँ। एक डोंगर करके एक जगह है जहाँ पे एक बलवेश्वरी माता का मंदिर है। तो वो माउंट पे बना हो, लगभग उसको चढ़ने के लिए 7-8 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है तो लिफ्ट वगैरह भी है। और वो प्राकृतिक मूर्ति है वहाँ पे स्थापित होके। तो अक्टूबर के नवरात्र के महीने में और अप्रैल के नवरात्र के महीने में वहाँ पे इतनी भीड़ होती बहुत ज्यादा। तो एक बहुत अच्छा जगह घूमने के लिए, वो पूरा विलेज एरिया है, नदी वगैरह है वहाँ पे। तो एक लगता है कि हाँ गांव मतलब किसी कल्चर में आए हैं। वहाँ की जो पूजा है, जो अर्चना है, काफी देखने में मनमोहक लगती है। जी, ये टेम्पल का नाम दोबारा से बताएंगे? क्या मैम? टेम्पल का नाम दोबारा से बताएंगे? बलवेश्वरी मंदिर। जी, तो और कुछ बताइए, छत्तीसगढ़ का क्या इसके अलावा जैसे कि मतलब बहुत सारे जगह है, जैसे कि आजकल बने हुए हैं रायपुर क्षेत्र में काफी सारे वो मतलब रूप देने का कोशिश किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। या फिर राजनांदगांव को ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, और वहाँ पे एक नेचुरल गार्डन है भिलाई में, बहुत पुराना नेचुरल गार्डन है जहाँ पे हम मतलब तरह तरह के जानवर वगैरह देख सकते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है, लोग फैमिली के साथ अपना वीकेंड वहाँ पे बिताने के लिए जाते हैं। और शाम को वहाँ पे जो 7 बजे के बाद एक शावर शो होता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। रात को वो संडे को ही और सैटरडे को होता है, बाकी दिन ऑफ होता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आपको ट्रेजर आइलैंड भी मिलेगा और अबूझमाड़ के आदिवासी भी मिलेंगे। क्या बात है। तो छत्तीसगढ़ जो है ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप रायपुर जैसा शहर है और वहां से अगर आप 250 किलोमीटर अंदर चले जाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं किस सदी में आ गए हैं। ओके। तो ऐसा आपको महसूस होगा कि हम शायद 250-300 साल पीछे चले गए हैं, जो विकास अभी जो गति हो रही है वहां से। जी जी। जी जी, मैं गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर के पास में जो जिला है वो कच्छ जिले से बात कर रहा हूँ। ओके। कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है आपको पता है कि वैसे भी डेजर्ट एरिया माना जाता है। जी, डेजर्ट है यहाँ पर। हाँ जी, लेकिन एक कच्छ की एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, कि पिछले 4-5 साल से मुख्यमंत्री जो थे नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने इतना डेवलप किया है कच्छ को जी, जो पहले जो कोई था कच्छ को मतलब जानता भी नहीं था। बहुत सारे लोग को पता भी नहीं था कि कच्छ कहाँ पर सिचुएटेड है वो भी। लेकिन कच्छ में रणोत्सव करके एक प्रोग्राम जो है वो नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था। जो कच्छ का जो प्रोग्राम था ये व्हाइट डेजर्ट है कच्छ के अंदर। ओके। तो व्हाइट डेजर्ट में कोई आना भी नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने इतना इसको डेवलप किया है कि वहां पर बहुत अच्छे टेंट्स लगवाए हैं, एयर कंडीशनर टेंट्स हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो टेंट्स होते हैं वो एक टेंट का जो रेंट होता है वो कम से कम 20,000 10,000 इतना रेंट में वो टेंट जो है आजकल जाता है। यूरोपियंस अमेरिकन उसको देखने के लिए आते हैं व्हाइट डेजर्ट को। टूरिज्म प्लेस बन चुका है। हाँ बिल्कुल, टूरिज्म प्लेस, और इतना इन्होंने डेवलप किया हुआ है, बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है। एक जबरदस्त टूरिज्म प्लेस जो है वो आजकल बन चुका है वो। ओके। एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि कच्छ जहां पर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर होता है गुजरात में,
वहाँ पर जैसे यहाँ पंजाब में अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, वहाँ पर परेड होती है और वहाँ पर लोग देखने आते हैं। क्या वहाँ पर भी ऐसा कुछ है जहाँ पर परेड और कुछ इस तरह की चीजें लोग देखने आते हो? हाँ जी, यहाँ पे भी है एक इंडिया ब्रिज करके है बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया ब्रिज देखने के लिए। ओके, इंडिया ब्रिज ये है, क्या है? हाँ, ये इंडिया ब्रिज एक लोकेशन है, पॉइंट है आर्मी का वहाँ पे, वहाँ पे सरहद के ऊपर, वहाँ से इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर जुड़ती है। ठीक है। हाँ जी, वहाँ पे भी लोग जाते हैं देखने के लिए। जी, और कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगे गुजरात के बारे में? और तो गुजरात के बारे में तो बहुत कुछ है। गुजरात का जैसे आपने अभी आप कह रही थी कि गुजरात का जो नृत्य है डांडिया, वो भी बहुत मशहूर है। और लास्ट में जब यहाँ से नरेंद्र भाई मोदी यहाँ से गए प्रधानमंत्री बन के, तब इन्होंने एक गुजरात में एक नई एप्लीकेशन स्टार्ट करके गए हैं, वो इंटरनेट की, जो जिसको कहते हैं कि जॉब्स जो है अगले जो 10 साल है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कौन कौन से जॉब अवेलेबल होंगे, तो वो आपको अगले 10 साल का वो पूरा बता देगा डेटा कि कितने जॉब्स जो है वो गुजरात के अंदर अवेलेबल होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में। बिल्कुल, मैं 2007 में गोवा में गई हूँ और मजे की बात है कि जिस वक्त जाते हैं टूरिस्ट मतलब पर्यटन के स्थल पर, उसी वक्त मैं पहुंची थी। मतलब 25 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैं वहाँ पे रुकी थी। मतलब आप मानो उस वक्त कितने सारे सैलानी वहाँ पे गोवा घूमने के लिए आते हैं, देश से विदेश से, और बहुत भीड़ होती उस समय। और वही उसी समय मैं भी गई थी। और बहुत ही अलग सा कहते अनुभव था मेरा वहाँ पर। जी, क्या अनुभव था, जरा हमारे साथ भी शेयर कीजिए। जरूर। पहले तो देखिए 5 दिन होते जो क्रिसमस का समय होता है, वहाँ पे क्रिसमस भी जोरों शोरों से मनाया जाता है। साथ ही साथ मतलब अपने हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। उसी तरह वहाँ पे चर्च, बहुत सारी चर्चेज है, ओल्ड चर्च है, फिर आपके बहुत सारे मंदिर भी है वहाँ पे। जिस तरह एक मंगेशी करके मंदिर है वहाँ पे, बहुत प्रसिद्ध है वो, जो बॉलीवुड में आप मतलब जो सिंगर्स हैं लता मंगेशकर, उनकी सारी फैमिली, उनके पूरे परिवार ने वो मंदिर बनाया है। बीचेस वहाँ पे बहुत साफ सुथरे, मतलब जिस तरह से कुछ जगह पर हम जाते हैं तो हमें उतना साफ सुथरापन नहीं नजर आता, लेकिन बहुत सारी जगह गोवा में ऐसी है कि वहाँ पे बहुत साफ सुथरे बीचेस हैं। पर सच्ची बताऊं आपको कि अगर आपको बीचेस में घूमना है तो आपको रात को ही जाना चाहिए, कि वहाँ पे एक क्रूज होते हैं, जैसे कि जहाज पर हम घूमने जा सकते। पूरा एक जहाज आपको 1.5 घंटे का समुद्र का सफर पूरा करवाते हैं वो। और वहाँ पर उस एक जहाज में मतलब गाने होते हैं, नाच गाने होते हैं, फिर आप वहाँ पे फूड भी खा सकते। और जो जहाज के अंदर जो दिए जलाते हैं तो उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो रात के अंधेरे में मतलब पानी में वो रिफ्लेक्ट होके जो दिखता है ना, तो ऐसे लगता है कि आपको चारों दिशाओं में आपको, और फिर अगर बीचेस की है तो अलग अलग स्टोन उसमें जड़े हुए होते हैं। फिर बैंगल्स, इयरिंग्स की तो खास बात करूंगी मैं आपसे कि वहाँ जी जब ट्रैवलिंग करते हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वहाँ का, तो उससे ज्यादा बसेस से ही लोग सफर करते हैं जहाँ भी जाना हो। तो अगर बसेस से आप जाते तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पर एक मतलब इयरिंग्स वाले आपको बहुत मिलेंगे, जो उसमें स्टोन होते हैं अलग अलग रंग के, और 12 कलर की इयरिंग्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। ओके, मुझे याद है मेरा ब्रदर गया था तो वो मेरे लिए लेकर आया था पूरा, मीन्स वो डिब्बा ही था और उसमें 12 कलर के थे, जैसे ग्लास के थे, ट्रांसपेरेंट, अलग अलग कलर के थे। जी बिल्कुल। और वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। मतलब 2 तरह में आते हैं, एक तो आप लॉन्ग इयरिंग पहनने वाले हो तो आप लॉन्ग इयरिंग पहन सकते हो, या फिर सिंपल से एक टॉप पहनते हैं उनके लिए। ये तो खैर गर्ल्स की बात हुई। कपड़ों में तो वहाँ पे अगर आप बात करें तो वेस्टर्नाइजेशन बहुत ज्यादा है वहाँ पर, तो वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो भी करते हैं, तो वेस्टर्न कपड़े वहाँ पर पहने जाते हैं। फिर भी हमारी इंडियन साड़ीज वहाँ पे पहनी जाती है, पंजाबी सूट्स भी पहनते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैंने जो देखा है वहाँ पर तो वेस्टर्न कपड़ों का बहुत वहाँ पे चलन है।
मतलब लोग पहनते हैं वहाँ पर। फ्रूट्स की बात करनी चाहेंगे तो वहाँ पे आम, फिर जैक फ्रूट, पाइनएप्पल ये ज्यादा फेमस है वहाँ पर। और काजू की बात कैसे भूलेंगे हम, काजू तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत, ड्राई फ्रूट्स की खेती बहुत है वहाँ पर। जी 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 जी। और काजू सबसे ज्यादा वहाँ पर आपको मिलेंगे। उसकी फिर लड्डू बनेंगे, फिर अलग अलग, इवन वो उनकी सब्जी भी बनाते हैं काजू की वहाँ पर गोवा में। और खाने में तो डालते हैं, लड्डू बनते हैं। फिर दूसरी जगह से ज्यादा काजू यहाँ पर सस्ते मिलते हैं। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश इज इन वेरी बिग एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया है। एंड यू नो देयर आर मेनी यू नो हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक to name one among those big places, Tirupati, Balaji. Okay. There is a huge temple in a place called Tirupati. That temple belongs to Balaji. आपको तो पता है ना बालाजी? या बिल्कुल बिल्कुल पता है, तिरुपति के बारे में बहुत सुना है। Yeah. So people call him Venkateshwara Swami here. Yeah. So that's a very 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 popular temple here, and daily around a lakh people come there. And the special part of that temple is basically उसका जो temple में बहुत सारे जगहों पे गोल्ड से बनाया गया है। Okay. And it's completely आजकल तो terrorist attack की वजह से बहुत सारे places वहाँ पे restrict कर किया गया है। Actually you need to undergo many security tests before you enter the temple. Okay. Yes, that's one of the best part of Andhra Pradesh now. And the other one you got is Vizag. So generally it is called as Vishakhapatnam. Yeah, Vishakhapatnam. Yeah, there you got a beautiful sea over there. I mean, वहाँ पे Bay of Bengal की सागर होती है, and you have a very big harbor there. Okay, so, beach is also there? Beaches, there are several beaches there, but उतना खास कुछ beach नहीं है वहाँ पे. जैसे you cannot compare it to Goa or somewhere. Okay, one thing I want to know, the Kuchipudi is the local dance there. Yes. मतलब what sort of dance? Can you tell a bit how to dance? Explain. If I want to dance Kuchipudi, and the festival, the famous festival is the Sankranti. Sankranti, yes. Sankranti harvest के ये जो फसल पकने की खुशी में संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है हर जगह पे। And Kuchipudi is the dance which I am always, because I love to dance. So आप हमें बताएंगे how to dance a bit, थोड़ा बता, if I want to dance. I would like to say sorry because I don't know much about Kuchipudi, but I would like to talk about Sankranti, जैसा आप वो festival के बारे में बोले थे. Well, you will not make us dance. No. Okay, before you tell us about Sankranti, so one thing more interesting I want to know, in every state some jokes are there. For the local people, for Punjab and Haryana, there are plenty of jokes, especially for the Uttar Pradesh. Is there some jokes for the Telugu people? See, if I'm not going to hurt the feelings of Andhra guys, no. I think not at all. They will enjoy. So nobody takes this negative way. Yeah. See, basically, Andhra में specifically कुछ भी jokes ज़्यादा तो नहीं है, मगर आंध्रा की एक खास बात ये है कि देखिए उनका जो एक्सेंट होता है तेलुगु वो बड़े मजेदार, मतलब इट्स सो फनी टू बोथ, इट्स सो फनी. आई मीन वहाँ पे ना जैसे उनकी बात सुनते ही आप हंसते पड़ेंगे, लेकिन इट्स लाइक दैट. थोड़ा सा बोल कर दिखाइए इस एक्सेंट में, थोड़ा सा बोल के बताइए ना. ये तो प्राउड वाली बात है, इससे प्राउड कि वो उनको सुनते ही सभी हंस पड़ते हैं. एक्चुअली पीछे पहले एक लिस्टर आए थे, उनसे मैंने तेलुगु भी उन्हें बोलने को कहा था, तो उन्होंने इतना हंसी भी थी उसके बाद. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. बताइए थोड़ा सा हमें उसके बारे में, कैसे हंसते हैं, हम भी हंसूं. नहीं, देखिए बेसिकली आंध्रा में जो जोक्स होते हैं ना, ज्यादा यहाँ पे ना फिल्म स्टार से लेकर बहुत सारे मजाकी उड़ाते हैं. लाइक यहाँ पे आप बालाकृष्णा के नाम तो सुने होंगे, एक पॉपुलर तेलुगु स्टार. जैसे अपने रजनीकांत के जो जोक्स होते हैं ना, पॉपुलर जोक्स, इसी तरह यहाँ पे आंध्रा के लोग बालाकृष्णा के जोक्स बहुत पसंद करते हैं.
मैं इंदौर एमपी से हूँ, तो यहाँ इंदौर में खाने पीने का बहुत शौक है और यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही यहाँ पर पोहे जलेबी बहुत पसंद किए जाते हैं। हाँ, पोहे जलेबी। पूछे हाँ, इंदौर की स्पेशलिटी क्या है, तो बोलते हैं पोहे जलेबी। या तो आप ये बताएंगे कि जो पोहे जलेबी होता है, जलेबी तो मीठी होती है और पोहा आई थिंक नमकीन होता है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन? पहले जलेबी खाते हैं बाद में पोहा खाते हैं, या पहले पोहा खाते हैं बाद में जलेबी खाते हैं? ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे मुझे मैं पहले मीठा खाती हूँ, बाद में तीखा खाती हूँ। ठीक है। कुछ लोगों को पहले तीखा खाना पसंद होता है, लास्ट में मीठा, ये भी है। तो आमतौर पे ये मुरैना, चंबल घाटी, मुरैना, भिंड जिले में ये सब लोग बहुत डकैती उस जमाने में हुआ करती थी। ये सब आसपास का इलाका है, बुंदेलखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उनके बीच का एरिया है। यहाँ से उनका जन्म हुआ। काफी तकलीफ दी गई। शुरू में उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी गई फूलन देवी की, बाद में फिर उनको बहुत तकलीफें दी गई। मैं मध्य प्रदेश के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने सुना होगा मांडव का नाम, जो कि मालवा की किसी समय राजधानी रही थी। जब मालवा पर मुगल का या उसके बाद जब मतलब मिडिल एज में जब मुगलों ने या दूसरे भी जो शासक थे उन्होंने जब राज किया, तो मांडव को अपनी राजधानी बनाया। और वहाँ पर काफी अच्छा है, घूमने लायक का अच्छा प्लेस है और काफी लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। जैसे लाइक रानी रूपमती का महल जो बाज बहादुर से रिलेटेड है जी। और कहा जाता है कि अकबर ने भी वहाँ जो शिव मंदिर है वहाँ पर अकबर ने भी उर्दू में कुछ लिखवाया था। यहाँ सिंधुदुर्ग जिले में आमतौर पे हम मतलब अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए काफी सारे आइटम्स फिश के और चिकन के, इन सब चीजों के मतलब मालवणी स्टाइल में बनाए जाते हैं। और यहाँ गोवा का भी बैकग्राउंड, मतलब गोवा भी हमारे जिले से सटा हुआ है, तो इसलिए गोवा का भी थोड़ा बहुत कल्चर और ये हमारे जो सिंधुदुर्ग जिले का जो प्राकृतिक कल्चर है वो मतलब इसमें इंक्लूडेड रहता है। जी, इनके मालवन की एक वहाँ पे आम की रोटी मिलती है, राइट भूषण? वहाँ पे जी। आम की एक रोटी मिलती है जो बहुत मतलब गोल रोटी बनती है। आपको बिलीव नहीं होगा, आम का रस तो ऐसे पी जाते हैं जैसे कि जूस वगैरह। आम का जो रस होता है आम का जो रस होता है उसको बड़ी थालियों में या जो बड़े मतलब बर्तन होते हैं उनमें मतलब छान के उसको धूप में सुखा के 3-4 बार धूप दे के उसमें इलायची इत्यादि चीजों को मिला के उसको बनाया जाता है, जिसको अम्बा पोड़ी कहते हैं हम। घूमने के लिए वहाँ सिद्ध विनायक मंदिर है जी। और एक ये है जुहू चौपाटी है समुंदर के किनारे जी, वो एक घूमने लायक जगह जरूर है। और अजंता अलोरा उसकी भी जो केव्स हैं वो भी वहाँ पर लायक जगह है। जी जी बिल्कुल। और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है। सबसे बड़ी तो फिल्म सिटी है जो हर कोई देखना चाहता है। अब उड़ीसा में आप ले जा रहे हैं, तो अगर खाने की बात की जाए, भोजन में डालमा एक खाते हैं लोग। ये डालमा होता है ज्योति, वहाँ दाल को मतलब दा को डा प्रोनाउंस किया जाता है। ओके। तो डालमा, तो दाल से बना डालमा। दाल में क्या करते हैं, कई प्रकार की सब्जियों का मिश्रण कर देते हैं। ओके। और उससे वो बनती है, तो उसको वो डालमा करके प्रोनाउंस करते हैं और वो उनको बहुत अच्छा लगता है। और एक वहाँ की जो मिठाई की अगर हम बात करें, क्योंकि आपने नमकीन खा लिया तो कहेंगे मीठा लाओ, तो मैं मीठा भी आपको लेके आया हूँ आपके लिए। तो मिठाई में मैं आपके लिए लेके आया हूँ छेना पूड़ो। तो ये छेना पूड़ो तो आप समझ गए होंगे कि छेना से बनाई गई मिठाई है। लड़कियों के लिए बहुत ये खास फेस्टिवल है, क्योंकि उनके लिए तरह तरह की कस्टम से ट्रेडिशन से वो वेजिटेबल्स नहीं काटेंगी, मतलब धरती पे खुला पाँव नहीं चलेंगी। उनके जो केले के पत्ते हैं उनसे उसको आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट प्रॉपर्ली, इट इज डिजाइन्ड विद दिस सो दैट दे
दे वेयर इट इन द फिट, वो उसको पहन के चलती हैं। तो धरती माता को सम्मान देने के लिए और कृषक इस दिन जो फार्मर्स के लिए ये दिन अच्छे होते हैं, ये एक स्पेशल ओकेजन होता है जो उनकी कल्टीवेशन ये पर इसके बाद वो सब शुरू करते हैं, ताकि माना जाता है कि रेन जो बारिश है वो माना जाता है कि इसके बाद मतलब जो रजब पर्व महोत्सव के बाद वाले दिन आई मीन 17 जून उसको ऐसे कहते हैं कि बसुमती स्नान। आई मीन इसी दिन वो हम मानते हैं कि धरती जी को मतलब धरती जी स्नान करते हैं, इसीलिए बारिश का जो शुरुआत इस दिन से होती है। महानदी जो है जो उसका लेंथ जो है 855 किलोमीटर, ठीक है जी। और वो मध्य प्रदेश से आई है। और हमारा हीराकुद डैम आप सुने होंगे जरूर, तो बहुत सुना है जी सर। हाँ, पनबिजली परियोजना है जी। वो उड़ीसा में 73 से लेके 80 तक वो उड़ीसा को अकेले बिजली दे रहा था। क्योंकि उतना बिजली का खपत उस समय नहीं था, बाद में जो है बहुत ज्यादा खपत होने लगा, तो फिर बाकी परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे नालको है, एनटीपीसी है और ये सब बाकी क्या बोलते हैं एक बारंगवल की जगह है, वहाँ शीशा का कारखाना है। टूरिज्म इन सिक्किम, तो सिक्किम में टूरिज्म का आपको स्टार्ट होता है जब से इंडिया में आया तब से ही, उससे पहले से ही बल्कि टूरिज्म के लिए फेमस था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं था। तो रिसेंटली अब जो स्टेट गवर्नमेंट है लास्ट 20 ईयर से काफी डेवलपमेंट की है, ठीक है। तो मैं टूरिज्म में आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जो नेचुरल चीजें हैं जी। तो आप सिक्किम में कौन सा लेक्स है, जैसे कि 3-4 लेक्स में बताऊंगा, West Sikkim, okay. Gurudongma Lake in North Sikkim, it is Nathula. Okay. It is in very high altitude. And in East Sikkim, there is Thangu Lake. Okay. Okay. Then now the recent government ने क्या किया कि विलेज टूरिज्म डेवलप किया है, तो आप वहाँ पर जाके कोई भी जैसे फॉरेनर कोई भी जाके वहाँ पर रह सकता है। और आपको 1 मंथ के लिए रहना होता है। ओके। तो उसमें आपको सारा सिक्किम का जो भी मतलब लैंग्वेज, जो कल्चर है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। पूरा 1 मंथ तक आप वहाँ पर रह के, ठीक है, ये सारे। और नॉर्थ में जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्लेसेस ऐसे मिलेंगे जो वेरी हाई ऑल्टीट्यूड है, जिसमें नाथुला बॉर्डर हो गया, ठीक है, लाचुंग, लाचेन, ठीक है, और भी है नॉर्थ में। और वो एक्चुअली नेचुरली मतलब हिमालयन रेंज के इसमें होने के कारण काफी हाई अल्टीट्यूड में है, और ये काफी देखने में आपको अच्छा लगेगा। और जब आएंगे तो साउथ में आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो रिसेंटली डेवलप है आर्टिफिशियली, जैसे संदुपचे। तो ये संदुपचे एक्चुअली गुरु पद्म संभव जो बुद्धिस्ट है, वो शायद बता सकते हैं इसके बारे में, बुद्धिस्ट लोग बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते हैं। तो उनकी एक सिंबलाइज करके एक स्टेच्यू बनाया, काफी मतलब ऊंचा है ये, तो ये बहुत फेमस है। और रिसेंटली एक मंदिर भी बना है, बहुत बड़ा है, जिसको कोशिश ये की गई कि जो चार धाम है जो हिंदू शास्त्र में जो कहा जाता है, तो उसको सिंबलाइज करके एक ही जगह पर और इसको दिखाने की कोशिश की गई है साउथ में। और वेस्ट में आपको मिलेगा, आपको जो पहले सिक्किम में जो मतलब रूलिंग डायनेस्टी थी, उनकी जो पैलेस है वहाँ पर, ठीक है, और काफी नेचुरल चीजें हैं। तो मैं आपसे बात करना चाह रही थी, अगर आप गढ़वाल से हैं तो आपको वहाँ की लैंग्वेज थोड़ी कंफर्टेबल जरूर होगी। आप थोड़ा सा भयानकता के बारे में हाँ सर बताइए वो जी। वहाँ पे क्या है कि नैनीताल में थोड़ा सा आप कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वहाँ थोड़े बाग वगैरह हैं वैसे, और देखे जा सकते हैं वहाँ पे। बाकी और भी आप जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ पे शेर तो खैर नहीं मिलते हैं। शेर हमें आजकल केवल गुजरात में ही जो गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं, जो गिरनार का वो अभयारण्य है जी, तो वहीं शेर मिलते हैं आजकल। लेकिन ये हमारे इधर जो है बाघ, लकड़बग्घा और इस तरह के जो खतरनाक जानवर हैं वही मिलते हैं वैसे तो। लेकिन क्या होता है कि वैसे वो आदमी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर उसने जैसे एक आदमी का खून चख लिया है किसी बाघ ने,
तो क्योंकि आदमी का खून जानवरों के खून से टेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है। रिंकिया के पापा ही हंस देले। भोजपुरी स्टाइल में आप जरा। अरे क्या बात कहें भैया। हाँ, हिंदी ज्यादा बोली जाती है और यूपी में देखो एजुकेशनल तो है ही, लेकिन सबसे मेन चीज ये है कि वहाँ पे जो फैमिलीज हैं वो बिजनेस पे ज्यादा फोकस करती हैं अकॉर्डिंग टू स्टडीज। मतलब कि हम लोगों को बचपन से यही बोला जाता है कि कोई बात नहीं, बड़े होके बिजनेस ही करना है, कोई बात नहीं, बड़े होके बिजनेस ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं ये बात। और यूनिवर्सिटी तो बहुत ही है वहाँ पे कि जी बिल्कुल। यहाँ पर शादी ब्याह में कुछ रिवाज ऐसे होते हैं जो बाकी स्टेट से अलग हो कुछ। या शादी ब्याह में रिवाज स्टेट से अलग तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जो भी फैमिलीज होती हैं, जो उनका कल्चर होता है, जैसे कि मेरी कास्ट है, मैं अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। सो मेरे पेरेंट्स मतलब यही चाहेंगे कि मेरी जो मैरिज हो वो एक अग्रवाल फैमिली में ही हो। पंजाबी या मुस्लिम या किसी और से ना हो, लेकिन मतलब प्रेफर वो करते हैं कि सेम कास्ट में हो। और ये है कि जैसे कि बेटे 21 इयर्स के जैसे ही कंप्लीट होते हैं या बेटियां जैसी कंप्लीट होती हैं, उनको लगता है कि बस अब इनकी शादी कर देनी चाहिए, शादी की एज हो चुकी है, चाहे पढ़ाई कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन 21 इयर्स के बाद पढ़ाई से ज्यादा शादी पे ज्यादा जोर रहता है। या पढ़ाई से ज्यादा शादी पे ज्यादा जोर होता है कि 21 साल का होने के बाद बस शादी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर एक और भी रूल जहाँ तक मुझे याद है होता था कि पहले हो सकता है गांव में हो, लड़कियों की छोटी 7-8 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती थी, बट वो मायके ससुराल बड़े होकर जाती थी, जैसे 18-19 साल की होकर। क्या ऐसा कुछ था वहाँ पर? हाँ, जिसे जो गोना कहते थे, गोना कराना कहते हैं। गोना जी। तो वो देखो ज्योति, ये है कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं वो उनके पेरेंट्स फिर भी अपनी लड़कियों को लेके थोड़े इनसिक्योर होते हैं। सो वो जैसे बच्चियां उनकी 8 या 9-10 इयर्स कंप्लीट करती हैं, वो आसपास में ही शादी कर देते हैं उनकी। तो देखो दिल्ली में बहुत सारे फैक्ट है। पहली तो ये बात है कि दिल्ली एक ग्रीनिश सिटी है। ग्रीनिश जी। ये इसमें 20% ये वर्ल्ड का जो ग्रीन कवर है वो दिल्ली में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है, दिल्ली में एक इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम है। एक ये टॉयलेट म्यूजियम मतलब बड़ा फेमस है दिल्ली में। और दिल्ली में एक वॉल्ड सिटी है, ये सब सर को मालूम होगा, इसमें 14 गेट हैं। ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾರ್ಯ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನಿಮ್ಗೂ ಕರೆದಿದ್ರಾ? ಹೌದು, ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, जरा हिंदी में बताइए। सॉरी, हमको कन्नड़ा में नहीं बोलना है। ऊटा आयता। ऊटा आयता, हाँ, इसका मतलब क्या है? खाना खाया। एक बात और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में कर्नाटक को मैसूरू कहा गया था, तो वी फील प्राउड, जैसे हम अपने ही शहर का नाम हमारे कर्नाटक पे था। I would like to tell about Kannada language. It's one of the oldest language, having 2,500 years of history almost, and it's one of the classical languages. I think which has got 7 Jnanapita awards so far. तो केरला के बारे में मैं ये जानकारी दूंगा कि जैसे आप बता रहे थे, इसका कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है और इसका लैंग्वेज जो है मलयालम है जी। और यहाँ का मैं फेस्टिवल के बारे में बात करूंगा। यहाँ का मेन फेस्टिवल है ओनम जी। ओनम वो जैसे हम लोग जनवरी, फरवरी या बैसाख, ज्येष्ठ जैसे गिनते हैं, वैसे वो लोग राशियों के नाम से महीनों का नाम गिनते हैं, जैसे सिंगम, मृच्छिका,
चूड़ा। झारखंड एक साइड में वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होता है। आसनसोल आप सब जानते होंगे जी। एक बहुत बढ़िया प्लेस है। अभी रिसेंटली एक सिंगर वहाँ से, बाबू सुप्रियो, अभी एमपी भी है और वहाँ के बहुत फेमस सिंगर हैं। वो तो एक है वेस्ट बंगाल की बात, लेकिन इट्स लाइक टोटली कनेक्टेड वहाँ से। वो और उसमें और झारखंड में कोई खास डिफरेंस नहीं है। और खाने पीने की जहाँ तक बात है, एक वहाँ पे एक सब्जी होती है, उसको पोश्तू बोलते हैं, पोश्तू। ओके। जी हाँ, इट्स सिमिलर टू लाइक पोटैटो टाइप सॉफ्ट चीज होती है कुछ समथिंग वो। तो उसको वो लोग बनाते हैं। और बाकी तो सुबह का जो नाश्ता होता है वो सिमिलर होता है बिहार की तरह ही, मतलब दही चूड़ा एंड ऑल दैट, शक्कर डाल के। तो इज प्रीटी सिमिलर। और जैसे बिहार में एक वहाँ पे एक ट्रेडिशन चलाया है, वो भी वहाँ फॉलो करते हैं वो लोग, कि मतलब चूड़े को मतलब ऑयल के साथ में थोड़ा सा रोस्ट करके वो खाते हैं, उस टाइप से मूंगफली वगैरह मिक्स करके। Puducherry. So I can say this. I can tell only about this Puducherry capital town. Yeah, sure. Because I know only about this. Okay, sure. So here we have special. Government has been implementing several rules to enhance ancientness of French government and ancientness of Tamil culture. Okay. Like they have special cultural academies for that. And each and every government function, they used to allow this kind of cultural events of different people. And here we have a special place called Auroville. If you want to go for tree house and boating, there is called Chunnambu Aru, right, which is 8 kilometers from the main Pondicherry town. So where it will be like sensational boating. You can go. There is a tree house also. You know what is meant by tree house. त्रिपुरा का जो नाम है वो कई लोग मानते हैं कि संस्कृत शब्द है ये, जिसका की अर्थ होता है 3 शहर। जी। तो ये सीधी तरह से संस्कृत शब्द है, त्रिपुरा उसके नाम पे पड़ा है। लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये जो त्रिपुरा सुंदरी के नाम पे पड़ा है, त्रिपुरा सुंदरी जो कि प्रधान देवी है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो कि उदयपुर में है, उनकी जो देवी हैं उनके नाम पे पड़ा। और ये जो 51 शक्ति पीठ होती हैं उनमें से एक शक्ति पीठ ये है, ये मंदिर है। कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि त्रिपुर नाम का राजा था जो कि इस इलाके में राज किया करता था, और जो कि त्रिपुर जो था वो राजा जो था ययाति के वंशज का था। ययाति का नाम जो है पुराणों में आता है और वो चंद्र राजा थे जी। तो उनके वंशज जो थे त्रिपुर नाम से, वो राजा इस इलाके में राज करते थे, इसलिए उसका नाम राज्य पड़ा जी। और कई लोग का ऐसा भी मानना है कि ये संस्कृत का जो शब्द है ये डाउटफुल है। तो कई जो धारणाएं हैं त्रिपुरा के नाम पे, और किसी जमाने में इनका राज्य जो यहाँ के राजा थे, उनका राज्य जो था बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ था, जो कि घासो हिल्स जो कि आजकल मेघालय में है वहां से शुरू होके बर्मा तक इनका राज्य फैला हुआ था। जी ज्योति जी। जो मुर्शिदाबाद का जो सिल्क होता है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो हाँ काफी वेस्ट बंगाल और इंडिया से बाहर भी वो सप्लाई किया जाता है। उसका क्वालिटी इतना भी मशहूर है। सब लोग एक साथ हाय हाय। ओके, आप सबको भी हमारे लिसनर्स की तरफ से हाय। तो ठीक है, एक गाना हम लोग गिटार से प्ले कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए। आशाइली रे आई बाइली दो यार मुझी कुना रे अरे कुनाई किनारे
If you consider beach, Marina Beach is the world's second largest beach. So it is in Tamil Nadu. You can experience its sea waves, and it is wonderful to be here. And in case of another tourist spots, if you are asking, in case of water bodies also you have many places. Like if you go to Pichavaram, right? Okay. For that you have to cross the Union Territory Pondicherry to reach to. Okay. Yeah, you have to cross the Union Territory Pondicherry to capture that Pichavaram. That is the mangrove forest. Very less mangrove forest. One of them is here. Another one is Sundarbans, West Bengal, as we all know. So another 444 acres mangrove forest. If you come there, you can go in boats. If you see the Meenakshi Amman temple, you can see that you can come to know about the architecture and their innovative thoughts about the building temples during that time. Yeah. Here in Telangana, Dasara is a famous festival. Dussehra, okay. Dasara is a famous festival. On Dasaras, we distribute one leaf will be there. Temmiyaku bolte hain. Okay. We'll distribute that leaf to all the relatives and friends. Okay, recently you have distributed and tasted. Yeah, not tasted. Just we should give it and we should take blessings of elders. Okay, okay. That is the thing. And I think you might be knowing Ugadi festival. Yeah. Actually, last in Andhra Pradesh we have talked about. Yeah. In that Ugadi, generally people will make one chutney, one pickle. Okay. That will be of all 5 ingredients. There are 2 main festivals. One is Bonalu and other is Batkama. Okay. And Bonal festival, like there will be a pot and food will be cooked inside the pot, and the pot will be decorated with turmeric and kumkum and all those things. जो बोनालो बता रहे थे, जो 20 days 1 महीना पूरा सेलिब्रेट होता है. अलग अलग एरिया में अलग अलग दिन होता है. सैटरडे संडे, मोस्ट ऑफली संडे मंडे ऐसे होता है. संडे तो कंपल्सरी होता है. और पूरे ऑल ओवर हैदराबाद में होता है कम्प्लीटली. मतलब ऑल ओवर तेलंगाना में होता है, लेकिन डिफरेंट टाइम, एक टाइम पे नहीं. स्टार्ट ये इस फेस्टिवल की बिगिनिंग गोलकुंडा फोर्ट से होती है, फिर कंटिन्यू चलते चलते हर एक एरिया से गुजर के पूरे शहर को कवर करती है. मतलब ओके. तो आप कुछ वहाँ के कल्चर के बारे में बताना चाहेंगे, या कुछ आप तो वहाँ पर रहते हैं, तो आसपास का कुछ भी वहाँ पर क्या माहौल रहता है, कैसे के लोग होते हैं, या कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो. लोग काफी अच्छे होते हैं, काफी कोऑपरेटिव होते हैं. और यहाँ की जो मतलब हमने देखी है तेलंगाना में इसका खाने का बहुत चलन है. क्या खाने का? आवाज आपकी क्लियर नहीं. जी दोबारा से बोलिए. जी, राइस खाने का बहुत चलन है यहाँ पर. हालांकि नागालैंड अपने आप में एक प्रकृति का एक अनुपम उदाहरण है ये प्रदेश. और यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं. इनका पहनावा भी अपने आप में यूनिक है, और मतलब विजिटिंग पर्पज से बहुत अच्छी जगह है ये. अगर कोई घूमने जाना चाहे तो बहुत शांति प्रिय जगह है. नागालैंड, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है. नागालैंड एस्टेब्लिश हुआ था 1 दिसंबर 1963 में. तब ये भारत की 16वीं स्टेट बना था, 16वां राज्य बना था. एक बहुत ही छोटा राज्य है,
इसके अगर हम बॉर्डर्स की बात करें तो इसके वेस्ट में असम है, अरुणाचल प्रदेश और असम का कुछ भाग इसके नॉर्थ में है, म्यांमार इसके ईस्ट में है और मणिपुर इसके साउथ में आता है। मेघालय लोग कैसे खासी बोल सकते, हिंदी कैसे बोल सकते। मेरे टाइटल जो है आपको शायद लगेगा कि ये मकडो तो ज्यादातर खासी लोग ये अपनी मम्मी की तरफ क्यों जाते हैं। ओके। तो फर्स्ट है कि ज्यादातर हम लोग क्योंकि खास जो डॉटर्स है खसी को खसी की जो डॉटर्स है उनको विदाई नहीं देते बल्कि सर को विदाई दे देते हैं हम। अच्छा, तो यहाँ पर लड़कियों की विदाई नहीं होती? नहीं होती है। ओके। जैसे आप लोग लड़की को विदाई दे देते लेकिन हम नहीं देते। तो मैट्रियार्कल सिस्टम है यहाँ पर? हाँ, हमारे मैट्रिकल सिस्टम है और फिर अच्छे भी लगते। हर कोई कहते कि ये अच्छा नहीं है पर कभी अच्छा होना चाहिए। कौन कहता है अच्छा नहीं है? हाँ, क्योंकि देखो मैं साफ से ये बात होती है कि कहते पता आजकल तो लोग कहते कि ज्यादातर मम्मी देखभाल करते हैं लड़कियों को, पेरेंट्स को जी। और फिर उसी हिसाब से मम्मी को जब देखभाल करते तो ज्यादा कौन केयर करते, बेटियां तो केयर करते हैं ना। बेटियां बिल्कुल। मणिपुर भाषा में तो यहाँ पे कॉमन भाषा तो मणिपुरी लैंग्वेज, मणिपुरी भाषा कहते हैं। और ऐसे तो मणिपुर में बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, 32 लैंग्वेज होते हैं। कॉमन लैंग्वेज ऐसे जो मैतेई जाति है यही कॉमन लैंग्वेज कहते हैं, जो वहाँ पे उधर साइड नॉर्थ साइड में कहते हैं मणिपुरी लैंग्वेज, वो मैतेई भाषा होता है। और मणिपुरी में कई जातियों रहते हैं, उसमें भाषा अलग अलग होता है। तो जितनी जातियां हैं, जैसे लोग हैं, उनकी अपनी अपनी भाषा भी है। जी हाँ जी जी। तो अब ये बताइए, वहाँ पर खाने पीने के लिए लोग रूटीन में क्या खाते हैं? जैसे अपने घर पे हम खाने पीने में वहाँ पे ऐसे हो, यहाँ पे तो सिर्फ चावल चलता है, चावल सब्जी तो हर प्रकार की सब्जी जो वहाँ पे इंडिया में मिलता है ये सब मणिपुर में मिलता है। और जो मैन चीज होता है, कोई फेस्टिवल वगैरह आते हैं, कोई ज्यादातर तो मछली चलते हैं, मछली चावल। देखिए, जहाँ तक असम राज्य की बात है, 7 बहनें हैं जो ये असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल जैसे ये 7 बहनें हैं। इनमें असम का अपना ही एक महत्व है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जो ये कामरूप प्रदेश के नाम से जाना जाता है, हरा भरा राज्य है। यहाँ के चाय के बागान बहुत प्रसिद्ध हैं और यहाँ की राजधानी जो है दिसपुर यहाँ की राजधानी है, लेकिन गुवाहाटी इसका एक मुख्य नगर है, बहुत बड़ा नगर है गुवाहाटी। 2 हिस्सों में ये बटा हुआ है, अपर असम एंड लोअर असम। और इसमें बहुत सारी जातियां हैं जिनमें बोडो लोग हैं। और पिछले एक बहुत लंबे अरसे से एक बहुत तनावग्रस्त राज्य के रूप में हालांकि ये रहा है। ऐसा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है, इसका थोड़ा सा हम इतिहास बता दें। पहले तो इसके नाम पर आते हैं। इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, माने अरुण अंचल। अरुण का माने होता है सूर्य यानी सन, और उसका अंचल उसका क्षेत्र है। ये कारण क्या है कि ये भारत के पूर्व में तो है, ये नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन भारत का सबसे पहला सूर्य यही निकलता है। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमारे जापान में, चीन में हमसे पहले सवेरा होता है, वहाँ का सूर्य हमसे और पहले निकलता है। लेकिन भारत में जो सबसे पहला सूर्य आता है इसी तरफ से आता है, इसलिए उसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। और ये तो प्रदेश अभी बना, करीब 30-40 साल पहले सब ये प्रदेश बने थे। उसके पहले 1962 में जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था, तब इस क्षेत्र का नाम था नेफा। नेफा माने नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो इसका नेफा था, और ये नेफा जो था ये हमारा एरिया था जिसकी जो बॉर्डर लाइन थी उसका नाम था मैकमोहन लाइन। और ये मैकमोहन लाइन अंग्रेजों ने चीन के साथ एक कॉन्टेक्ट किया था, तिब्बत के साथ। उन्होंने अपनी बॉर्डर लाइन को ये बनाया था, तय किया था। उस लाइन के अंदर भारत की तरफ ये प्रदेश था जिसका नाम अब पड़ गया अरुणाचल प्रदेश।
मिजोरम जो है असम का एक हिस्सा था 1972 में। अगर हम इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया का, और एरिया वाइज ये 5th स्मॉलेस्ट एरिया वाइज स्टेट है असम इंडिया का। इसके जो है 91% जो एरिया है वो जंगलों से है भरा हुआ है, तो काफी डेंसली फॉरेस्टेड स्टेट है ये हमारा। और इसकी जो जनसंख्या की अगर बात की जाए तो लिटरेसी रेट बहुत हाई है, 91.5% लिटरेसी रेट है यहाँ पे, जो कि 2/3 जो आबादी है वो पढ़ी लिखी आबादी है, जो कि बहुत ही हाई डेंसिटी ऑफ ये लिटरेसी रेट है इस स्टेट का। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड स्टेट वो स्टेट होती है जो कि चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। तो मिजोरम जो है साउथ में जो है इसकी जो बाउंड्री लगती है वो बर्मा और बांग्लादेश से टच होती है, और नॉर्थ में ये असम, त्रिपुरा और मणिपुर से घिरा हुआ है। और मोस्ट ऑफ दी स्टेट जो है इसमें रोलिंग हिल्स हैं, वैलीज हैं और रिवर्स और लेक्स हैं। यही इसके काफी टोपोग्राफी है, और काफी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन, काफी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं ये सब देखने के लिए। और जो एक लेक है पलक लेक है, वो कि सबसे बड़ा लेक है इस मिजोरम स्टेट में, जो कि साउथ मिजोरम में पड़ता है ये पलक लेक। और जो रिवर है यहाँ का सबसे बड़ा रिवर जो है कदालन है, KADALAN, जो यहाँ का रिवर है वो सबसे बड़ा रिवर माना जाता है। और भी कई रिवर्स हैं जो कि कई बर्मा से होते हुए यहाँ मिजोरम से होके फिर बर्मा चले जाते हैं। दादर नगर हवेली के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। जिससे पहले कि हम इसके बारे में शुरू करें, हम यहाँ के सेंसस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में, यहाँ पर मतलब क्या लिटरेसी रेट रहा है, सब कुछ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ के, पहले मैं आपको बता दूं कि दादर नगर हवेली ये पश्चिमी भारत का एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, जो कि नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, और दादर गुजरात में नगर हवेली के नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है वो सिलवासा इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे जो यहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 3.44 लाख है, मतलब टोटल है 3,43,709। ओके। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं ये भारत का एक और अभिन्न अंग, और ये पड़ते हैं साउथ वेस्ट की तरफ को। जी। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो इनका नाम है वो एक्चुअली संस्कृत, तेलुगु या हिंदी में से अगर डिराइव किया जाए तो एक्चुअली इनका नाम पड़ा था कि 1,00,000 आइलैंड्स का समूह। लक्षद्वीप में इन्होंने लक्ष्य मतलब 1,00,000 आइलैंड्स का समूह, इस तरह से इनका नाम का जो ओरिजिन है वो ये है। बहुत ही पुराना हिस्ट्री है इन आइलैंड्स की, बहुत पुराने रेफरेंसेस हैं। पर जो ये भारत में ये यूनियन टेरिटरी की तरह जो इनकी स्थापना हुई वो हुई थी नवंबर 1, 1956 में। पहली बार इनको एज अ यूनियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया गया। ये एक आइलैंड्स का समूह है, ये करीब 39 आइलैंड्स हैं जो इकट्ठा मिलके लक्षद्वीप आइलैंड्स समूह बनते हैं। यूनियन टेरिटरी है और इनकी जो कैपिटल है वो है कावारत्ती। जो एरिया है आप इससे अंदाजा लगा पाएंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड्स, अगर ये सभी आइलैंड्स का जो समूह है, अगर इनका टोटल एरिया देखा जाए, लैंड एरिया देखा जाए, वो सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है। तो अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज में से एक है, क्योंकि ये बहुत सारे 39 आइलैंड्स का जो टोटल एरिया कुल मिला के 32 स्क्वायर किलोमीटर्स बनता है। हालांकि जो पॉपुलेशन है यहाँ की, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से है, वो है 64,000 पीपल, करीब 64,000 लोग की 32 पॉपुलेशन स्क्वायर है। किलोमीटर में 64,000 पीपल। हाँ, 32 स्क्वायर किलोमीटर में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही हाई है, करीब 2000 की पॉपुलेशन डेंसिटी है।
पर लैंड एरिया क्योंकि ये स्प्लिट है ओवर मल्टीपल आइलैंड्स, तो अभी इसमें से भी ज्योति इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ कि 32 आइलैंड्स में से भी सिर्फ 10 आइलैंड्स हैं जो इनहैबिटेड हैं, बाकी जो आइलैंड्स हैं वो अनइनहैबिटेड हैं, यानी वहां पे कोई नहीं रहता। तो ये जो पॉपुलेशन है सारी ये केवल 10 आइलैंड्स पे ही सिमटी हुई है। ओके। अगर हम यहाँ की लैंग्वेजेस की बात करें कि यहाँ पे क्या भाषाएं बोली जाती हैं, लक्षद्वीप में ज्यादातर जो भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। इसके अलावा कुछ पॉपुलेशन मालदवी भी बोलती है, क्योंकि अगर ज्योग्राफिकली देखें तो ये मालदीव्स आइलैंड्स से बहुत ही पास पड़ जाते हैं। ये जो समूह है लक्षद्वीप आइलैंड्स का, ये मालदीव आइलैंड्स के बहुत पास पड़ता है, तो बहुत सारी एथनिक जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो मालदीवियन भी बोलती है। ओके। ये लक्षद्वीप जो सी है उसमें पड़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, वहीं से ही एक तरह से उनका नाम जो सी का नाम है वो एक्चुअली इन आइलैंड से डिराइव किया जा रहा है। ओके। मलयालम जैसे कि मैंने बताया कि बोली जाती है, यहाँ पे ज्यादा मलयालम भाषा बोली जाती है। केरला के बहुत ही पास पड़ता है ये, और जो हाई कोर्ट भी पड़ता है वो भी केरला हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। अगर हम अपने लिसनर्स के साथ थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री अगर शेयर करें तो बहुत ही पुराने रेफरेंसेस हैं। जो ओल्डेस्ट रेफरेंस है इनका वो करीब 1500 बीसी यानी 1500 बिफोर क्राइस्ट का आता है। इनका जो पहला रेफरेंस रिटन रेफरेंस इन आइलैंड्स का आता है, तो बहुत ही पुराने हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। और इनका रेफरेंस जातक कथाओं में भी आता है, जो कि बुद्धिस्ट टेल्स होती हैं, जातक कथाएं। करीब 1 बीसी यानी 100 कुछ साल पहले आफ्टर क्राइस्ट के एरा में भी इनका जिक्र आता है। ओके। ऑल्दो करीब 6th बीसी या 7th एडी से 7th सेंचुरी एडी यानी 662 में यहाँ पे एक मिडिल ईस्ट से अरब आए और उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की स्थापना की। तो अगर आज की डेट में भी हम देखें तो मेजर पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो इस्लाम को ही फॉलो करते हैं, वो मुस्लिम हैं। अगर डेमोग्राफिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अभी उसकी बात कर रहे हैं, तो करीब 93% ऑफ द पॉपुलेशन देयर इज इस्लाम, फॉलोज इस्लाम एज अ रिलीजन, एंड करीब 4% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म, एंड द रेस्ट पॉपुलेशन इज क्रिश्चियन और अदर रिलीजन्स। तो मेजर जो हैं वो मुस्लिम्स हैं। दमन एंड दीव के जो कैपिटल है वो दमन ही है, और यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पर जो मेंबर पार्लियामेंट है वो लालू भाई पटेल हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर जैसे कि अभी गीता जी ने भी बताया था दादर एंड नगर हवेली के सेम ही है, दमन एंड दीव के भी आशीष कुंद्रा, और ये आईएएस है। अब हम यहाँ के एरिया के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टोटल एरिया यहाँ पर 102 स्क्वायर किलोमीटर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। एरिया रैंक 5वां है यूनियन टेरिटरीज में। पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 2,42,911 है, और रैंक इसका 6th है अमंग यूनियन टेरिटरीज। डेंसिटी यहाँ पर 2400 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर की है, और लैंग्वेजेस यहाँ पर जो ऑफिशियल है वो है इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड मराठी। सेम ही लैंग्वेजेस हैं आई थिंक जो दादर एंड नगर हवेली में बोली जाती है, तो काफी कुछ यहाँ पर मैच करता है। आम भाषाएं जो और यहाँ पर बोली जाती हैं वो है पोर्चुगीज और दमन पोर्चुगीज, कोंकणी आदि। अंडमान और निकोबार एक द्वीप समूह है। अंग्रेजी में इसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कहते हैं। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से बनकर बना है, जिनमें से सिर्फ कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार दो अलग द्वीप हैं। पोर्ट ब्लेयर इन दोनों द्वीपों का प्रवेश द्वार ही नहीं बल्कि यहाँ की राजधानी भी है। यह सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश हिंद महासागर में स्थित है और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का हिस्सा है। यह इंडोनेशिया के उत्तर में 150 किलोमीटर पर स्थित है तथा अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार से अलग करता है। दो प्रमुख द्वीप समूहों से मिलकर बने इस द्वीप समूह को 10 डिग्री उप अक्षांश पृथक करती है, जिसके उत्तर में अंडमान द्वीप समूह है और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह स्थित है। इस द्वीप समूह के पूर्व में अंडमान सागर और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि एक अंडोमानिक शहर है। हिंद महासागर में बसा निर्मल और शांत अंडमान पर्यटकों के मन को असीम आनंद की अनुभूति कराता है। यह भारत का एक लोकप्रिय द्वीप समूह है। अंडमान अपने आंचल में साफ स्वच्छ सागर तट, पुरानी स्मृतियों से जुड़े खंडहर और अनेक प्रकार के वनस्पतियों को संजोए है। सुंदरता में एक से बढ़कर एक यहाँ कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान का लगभग 86% क्षेत्रफल जंगलों से ढका हुआ है। समुद्री जीवन, इतिहास और जल क्रीड़ाओं में रुचि रखने वाले पर्यटकों को यह द्वीप बहुत रास आता है। लगभग 8000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण कई पर्यटकों को अपनी छुट्टियां यहाँ बिताने को मजबूर करता है।